अच्छा जी, ये जो है फार्मास्यूटिकल जायंट जो आपको पता ही है, ये जो एपोटेक्स है, ठीक है जी, इसके ऊपर जो है बड़े अरसे से ब्लूमबर्ग ने, अगर आपको याद हो कि पिछले साल एक प्रेडिक्शन उन्होंने दी थी कि हो सकता है कि एपोटेक्स को बेच दिया जाए, इसको एक्वायर कर लिया जाए, लेकिन ये पिछले साल से खबरें आ रही थी ब्लूमबर्ग में भी और जगहों के ऊपर भी। तो आज फाइनली जी आ गई है कि ये जो बिलियनियर जो बैरी शर्मन थे, इन्होंने ये जो बनाई थी अपनी ये एपोटेक्स, उसको एपोटेक्स होल्डिंग इंक जो है, इसको एसके कैपिटल पार्टनर्स एलपी जो है उन्होंने खरीद दिया। अब इनके ट्रांजैक्शन के क्या जो है डिटेल्स हैं, इनके एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं वो तो सामने नहीं आई, लेकिन ये बात इनकी जो स्टेटमेंट आई है एसके कैपिटल पार्टनर्स की कि हम जो है अब इसको एक्वायर कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि एपोटेक्स जो है बहुत ही अफोर्डेबल मेडिसिन बनाने के लिए मशहूर था और तकरीबन 8000 इसके एम्प्लॉइज थे और जेनेरिक मेडिसिन बनाते थे और हेडक्वार्टर्स इनके टोरंटो में थे। लेकिन आपको पता ही है कि 2017 दिसंबर में ये दोनों मियाँ बीवी अपना जो इनका $multi-million घर था टोरंटो के अंदर, उसमें जो डेक पे जो इनका इन हाउस पूल था, उसके अंदर इंडोर पूल था, उसमें ये डेक पे सेमी सीटेड पोजीशन में मरे हुए पाए गए थे। और जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई थी वो ये शो करती थी कि इनकी गर्दन जो है वो दबाई गई है, उसकी वजह से हुआ है। और लास्ट दिसंबर में पुलिस ने कहा था कि हमने एक सस्पेक्ट जो है सिक्योरिटी कैमरास की मदद से जो है आइडेंटिफाई किया है, लेकिन एक को अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं ये। तो इसलिए ये केस जो है ये तो अभी भी खुला पड़ा हुआ है। बड़ी मिस्ट्री है ये, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है इस पे तो। इतना ह्यूज घर, उसके अंदर इतने कैमरे और कैसे मारा, कैमरों के अलावा उस इलाके में हर एक के पास कैमरे हैं। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ, इतने कैमरे उस एरिया में और फिर भी जो है पता ही नहीं चल सक रहा कि मरे कैसे, किसने मारा, कौन लोग हैं, कैसे आए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई लगता है कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना खलाई मखलूक, मुझे भी यही लगता है मतलब खलाई मखलूक है ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है कि वो अभी तक। और वो कहते हैं जी आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स की जो फुटेज है इन्होंने देखी और कई बार देखी है पुलिस ने। और पंजाब पुलिस से 4 बंदे ले आओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा 2 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ कौन है किसी को भी पकड़ के कह देंगे तो वो कहेगा जी मैं नहीं मारा है। ले आओ तो सही, तजर्बा तो करो तुसी भाई, बिस्मिल्लाह तो करो, बंदे फड़े जाएंगे हैं जी। अच्छा जी, रॉयटर्स की ये खबर आई है, ये हमारे तो अखबारों में मुझे नजर नहीं आई। रॉयटर्स के मुताबिक जो ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ असाइलम सीकर्स जो हैं वो कनाडा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दिस इज द हाईएस्ट नंबर सिंस 2017 से ये जो यूएस से आ रहे हैं। तो आरसीएमपी जो है, आरसीएमपी का आज कहना है कि इन्होंने तकरीबन 23,358 असाइलम सीकर्स जो हैं इनको इंटरसेप्ट किया है और ये अनऑफिशियली एंट्री पॉइंट से आ रहे हैं। जो ऑफिशियल एंट्री पॉइंट्स हैं उनसे नहीं, वो खेतों में से छुप के वो जो उस तरह के पॉइंट्स हैं उनके अंदर से पाकिस्तान कह रही हूं, कनाडा के अंदर जो है ये घुस रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी दिस इज 13% मोर कंपेयर टू 2017। ज्यादातर ये जो लिंक्स यूज कर रहे हैं क्यूबेक और न्यूयॉर्क सिटी के बीच में जो है वो यूज कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। और रॉक्सैम जो रोड है उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा आरसीएमपी ने जो अब निगरानी बढ़ा दी है, वहां से ये लोग आ रहे थे। तो वैसे तो जो इनके बीच में अग्रीमेंट है जो 2002 में कनाडा और अमेरिका के बीच में हुआ था, सेफ थर्ड कंट्री अग्रीमेंट, उसमें यह कहा गया था कि असाइलम सीकर्स जहां पे वहां पे अपनी प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं जो पहले कंट्री जिसमें आएंगे। अगर अमेरिका में आएंगे तो वहां पे और कनाडा में आएंगे तो वहां पे। तो ये नहीं हो सकता कि वो कहें जी कि हमारा अमेरिका में जो है बड़ा बुरा हाल किया जा रहा है तो इसलिए हम कनाडा में आ रहे हैं, जिसको कि क्रिटिसाइज काफी दफा लोगों ने किया है। और जो राइट्स ग्रुप हैं खासतौर पे वो कहते हैं अगर असाइलम सीकर किसी की जिंदगी खतरे में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वो कंट्री से आ रहा है, आपको उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो अब बहरहाल ये एग्रीमेंट है इनके बीच में और ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कि एक सोर्स ऑफ कंसर्न है। अच्छा जनाब, आज जो न्यू फाउंडलैंड के प्रीमियर हैं एंड्रयू फरी, उन्होंने कहा है कि $30 मिलियन जो है उनका हम एक फंड जो है ऑफर कर रहे हैं इन लोगों को यहाँ पे जिन्होंने अपने घर और प्रॉपर्टीज लूज कर दिए हैं। और ये इसको कहा जा रहा है प्रोविंशियल रिलीफ प्रोग्राम। तो इन्होंने लोगों को कहा है कि ये पैसे जो हैं आपको कैनेडियन रेड क्रॉस के थ्रू दिए जाएंगे। तो हर उस बंदे को $1,000 दिए जाएंगे जिसका कि हाउस होल्ड के जो मेंबर्स हैं वो टेम्पररीली उन्होंने
इवैक्यूएट किया अपने घर से, और ये अपने घर में 30 सितंबर तक वापस जा सकते हैं, यानी कि घर टूट फूट नहीं गया, सिर्फ तूफान के खतरे से वो वहां से निकल गए थे। अच्छा, इसके अलावा $10,000 तक दिए जा सकते हैं उन लोगों को जो कि अब 30 सितंबर को वापस नहीं जा सकते, यानी कि जिनका घर जो है काफी बुरे तरीके से डैमेज हो गया है। वो कहते हैं जी हमने 500,000 रेड क्रॉस को दिए हैं और अनदर 500,000 जो हैं हमने अफेक्टेड कम्युनिटीज के लिए रखा है, ताकि हम जो है रीबिल्डिंग एफर्ट्स जो है उसके अंदर कर सकें। इंश्योरेंस कंपनीज ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे। अच्छा, एंड्रयू फरी ने जो है वो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं एटलीस्ट उन तक थोड़ी थोड़ी मदद जो है वो जरूर पहुंचे। शादी जी, जी प्रोविंशियल, हाँ जी, प्रोविंशियल रिलीफ प्रोग्राम है। अभी जब फेडरल गवर्नमेंट देगी, उनके मिनिस्टर्स वहां गए हैं, तो वो लोग उसका तखमीना लगाएंगे कि क्या जी फेडरल गवर्नमेंट अभी देगी, उसके बाद फिर वो देंगे। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने अनाउंसमेंट आज की है फरी साहब ने। इन्होंने कहा कि एज अर्ली एज ये जो अभी कमिंग मंडे है उससे ये हम जो है लोगों को पैसे देना शुरू कर देंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो है जी, उसने आज कहा है, आपको पता ही है कि एक बिल आया था, बिल 124, और उसको कहा था कि गवर्नमेंट ओंटारियो की जो है वो $8 बिलियन तक पे करेगी, क्योंकि इनका ये जब ये बिल लेकर आए थे तो उसको वर्कर्स ने चैलेंज किया था अगर वर्कर्स जीत जाते हैं। ये बिल क्या था? ये बिल ये था, बिल 124, के हम जो पब्लिक सेक्टर की जो सैलरीज हैं उनको 1% पे हम जो है वो सिर्फ आप राइज कर सकते हैं, और इससे ज्यादा जो है वो राइज नहीं आप दे सकते, रेज नहीं आप उसमें सैलरी का दे सकते। और ये फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ये इसी तरह से जो है वो चलता आ रहा है। तो इसलिए तो इसको जो चैलेंज किया था उन्होंने, लोगों ने, उन्होंने कहा था कि ये इन्फ्लेशन के साथ नहीं चलता है। तो इस तरह तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने कहा था कि इस तरह से हम 9.7 बिलियन जो है सैलरीज वेजेस जो हैं 2019 से लेके 2027 तक हम सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बोथ यूनियनाइज्ड और नॉन यूनियनाइज्ड जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहा हम इस चीज को नहीं मानेंगे और हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने जब किया तो अब अगर वो कोर्ट में जीत जाते हैं तो फिर ओंटारियो की गवर्नमेंट को $8.4 बिलियन इन एडिशनल सैलरीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। और इसमें जो है 70% यूनियनाइज्ड ओंटारियो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, और वो जो हैं वो कहते हैं जी कि इसको ये बार्गेन जो है डील इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो और लोग शामिल हैं वो जिन्होंने कि ये इसको चैलेंज किया था, 258,200 स्कूल बोर्ड के मेंबर्स हैं, 79,800 हॉस्पिटल एम्प्लॉइज हैं, 28,300 मिनिस्ट्री और एजेंसीज के एम्प्लॉइज हैं, 8,600 कॉलेज के एम्प्लॉइज हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम जो है उसको ये वायलेट करता है, और ये जो है आपको इसमें सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। और लोग कहते हैं कि अगर ये सैलरी इस तरह से बढ़ा देंगे तो जो इनके ये जो स्टाफिंग के शॉर्टेजेस जो है जिसकी बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, कंप्लेन कर रही है ओंटारियो की गवर्नमेंट, तो वो भी शायद जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका डिसीजन जो है अभी इतना जल्दी नहीं आना, नेक्स्ट ईयर 2023 में आना है। तो अब देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा जी, ये एक कैनेडियन क्लाइमेट इंस्टीट्यूट रिपोर्ट आई है, और इसके मुताबिक जो है ये कनाडा की जो अगर इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर काम ना किया तो इनके जो हालात हैं आने वाले दिनों में ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन क्लाइमेट इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, सिवियर वेदर की वजह से कनाडा को $5 बिलियन का पर ईयर नुकसान होगा, और ये 2025 तक होता रहेगा। $17 बिलियन का नुकसान होएगा रीचिंग 2050। और उन्होंने कहा जी कि ये फिगर्स ऐड ऑन होती जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक लॉसेस आएंगे, इसके अंदर बिजनेस का लॉस आएगा, रोड्स का, रेलवेज का, और जो प्रोडक्टिविटी का लॉस आएगा वो फिर इसके अंदर ऐड होता रहेगा। बाय 2025 वो कहते हैं जी सिवियर वेदर से $25 बिलियन जो हैं वो इकोनॉमी से निकल जाएंगे। 78 बिलियन टू 101 बिलियन बाय 2050 इकोनॉमी से बिल्कुल निकल के ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाइमेट के यहाँ पे नुकसानात होंगे। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि अगर अभी से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम इन्होंने करना शुरू कर दिया तो इनको डायरेक्ट जो डैमेज कॉस्ट हैं $5 to $6 का फ़ायदा होएगा, और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस जो हैं उसमें $6 to $10 जो हैं उसका इनको फ़ायदा हो सकता है, विच अगेन टच इनटू बिलियंस। तो या तो बिलियंस का आप नुकसान करवा लें ना एक्शन लेके क्लाइमेट चेंज पे, या बिलियंस का फ़ायदा उठा लें अपनी इकोनॉमी का उस पर काम करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अल जज़ीरा की आज एक रिपोर्ट आई है, और अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक
जो है 4 पैलेस्टीनियंस जो हैं उसको फिर से इजरायली जो फोर्सेस हैं उन्होंने मारा है और 40 अदर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। और यहाँ पे जो लोग जर्नलिस्ट थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे डजन्स ऑफ इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स जो थे ये यहाँ पे जनीन का जो वेस्ट बैंक में कैंप है, रेफ्यूजी कैंप, इसके अंदर एंटर हुए हैं और इन्होंने गोलियां मार के अहमद अलवाने जिसकी कि सिर्फ 24 साल उम्र थी, अबेद आजम 27 ईयर्स का था, मोहम्मद अलवाने 30 ईयर्स का और मोहम्मद अबू नासा ये भी कोई 25 से 26 ईयर्स का ये लड़का था। इन सब यंग लड़कों को इन्होंने मार दिया है और इस इजरायली फोर्सेस ने कहा है कि ये लोग भी हमारे ऊपर चूंकि हमले करते थे, हमने इनको टारगेट किया हुआ था तो इसलिए अब इनको जो है हमने मारा है। बहरहाल वहाँ पे जनीन के अंदर काफ़ी आज जो है वो शोक का जो है वो मूड है। इसके अलावा जी रशिया में आपको पता ही है कि जिस दिन से पुतिन साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, लास्ट वीक उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि रिजर्विस्ट जो है उनको हमलाया जाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो लोग मिलिट्री छोड़ चुके हैं लेकिन उनके पास मिलिट्री की ट्रेनिंग है तो वो उनको अब वापस बुलाया जाएगा कि भाई तुम हमारे लिए लड़ो रशिया के लिए। ये बात सुनते ही जो है जर्नलिस्ट कहते हैं कि रशिया ने जो राउंड अप करना शुरू किया था उसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे कि जिनको मिलिट्री ने ट्रेनिंग दी थी, बल्कि वो लोग भी थे सारे वो यंग लड़के जो कि यंग थे और उनको कहा गया था कि नहीं तुमको हर हाल में मिलिट्री को अब ज्वाइन करना पड़ेगा रशिया के लिए लड़ने के लिए। तो उसकी वजह से 194,000 रशियंस जो हैं वो रशिया से निकल के अब जो आसपास के इलाके हैं जैसे कि फिनलैंड है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, वहां पे या तो गाड़ियों से या तो बाइसिकल से या तो ऑन फुट भी मीलों मील ये लोग जो हैं ये चलते जा रहे हैं और यहां से रशिया से निकलते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये जो ऑनलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस येंडेक्स मैप्स, उन्होंने कहा है जी कि ये जो लर्केनी लॉर्ड्स का जो बॉर्डर एरिया है जॉर्जिया के साथ रशिया का, वहां पे लंबी लंबी 15-15 किलोमीटर की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। सोशल मीडिया भी दिखा रही है कि सैकड़ों की तादाद से पेडेस्ट्रियंस जो है वो चेक पोस्टों पे खड़े हुए हैं और वो एंटर हो रहे हैं या जॉर्जिया में या कजाकिस्तान में। जॉर्जिया ने कहा है उनकी मिनिस्ट्री ने कि 53,000 रशियंस जो है अभी तक लास्ट वीक से लेके अभी तक हमारे मुल्क में एंटर हो चुके हैं। कजाकिस्तान ने कहा है 98,000 जो रशियंस हैं हमारे पास पहुंच चुके हैं। फिनलैंड के जो बॉर्डर गार्ड है उसने कहा जी 43,000 रशियंस हैव एंटर्ड आवर कंट्री, अनदर 3,000 रशियंस जो हैं वो मंगोलिया की तरफ जो गए हैं। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर सर्जे शोइगु ने कहा था कि हमको सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्होंने कि मिलिट्री में काम किया है, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि ऐसा हो नहीं रहा है, दूसरों को भी राउंड अप किया जा रहा है और इसीलिए जो जॉर्जिया और कजाकिस्तान हैं वो लोग जो कि आप रशिया की जंग नहीं लड़ना चाहते हैं उनको वो फ्री वीजे दे रहे हैं कि आओ आप आ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे पास आके शरण ले लो। लेकिन फिनलैंड और नॉर्वे जो है वो कह रहा है कि नहीं, अगर आपको हमारे मुल्क में एंटर होना है तो आपको वीज़ा लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादातर जो रशियंस हैं ये जॉर्जिया और कजाकिस्तान और जो है वो मंगोलिया के अंदर जा रहे हैं। तो अब देखेंगे, ये तो रशिया तो फिर खाली हो जाएगा तो फिर नहीं, तो मतलब है कि ये जा तो रहे तो इवेंचुअली वन डे दे हैव टू कम बैक। जी जी बिल्कुल ठीक है ऐसे। अच्छा जी, आज आईएमएफ जो है, अगर आप आईएमएफ की साइट देखें तो उसके ऊपर आपको आज बड़ी ही एक खतरे में नाक जो है वो न्यूज़ यूके के बारे में नजर आएगी। आपको हमने बताया ही था लास्ट वीक कि यूके के जो नए अब फाइनेंस मिनिस्टर क्वाजी क्वारटेंग जो हैं वो जो आए हैं और उन्होंने जो लिज ट्रूस जो है उनके कहने के ऊपर मैसिव जो इन्होंने टैक्स कट्स दिए हैं और बहुत ज्यादा हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की, अपना जो मिनी बजट लेकर आए थे। उसकी वजह से आईएमएफ कह रहा है कि इससे मुल्क के अंदर इनइक्वालिटी बेतहाशा बढ़ेगी और ये डिजास्टरस मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके अंदर आपने प्रॉमिस तो किया कि आप मिड टर्म डेट जो है उसको काटेंगे बाय नवंबर 23, लेकिन इससे एट द सेम टाइम आपकी जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी और आपकी इकोनॉमी जैसा आप कह रहे हैं कि ग्रो करेगी, ग्रो नहीं करेगी। तो उसने कहा है, आईएमएफ ने अर्ज किया इनको, ये फाइनेंस मिनिस्टर को भी और लिज ट्रूस को भी, इनकी प्राइम मिनिस्टर को, कि आप ज्यादा टारगेटेड सपोर्ट दें उन लोगों को, यानी कि जैसे कि जो बहुत लो इनकम फैमिलीज हैं बस उनको हेल्प दें। एकदम अक्रॉस द बोर्ड आप ये टैक्स कट्स मत दें और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी ना बढ़ाएं, आपकी हालत इतनी बुरी है। तो बहरहाल अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन इस बीच में आज आईएमएफ की जब ये रिपोर्ट आई है तो ब्रिटिश पाउंड जो है सबसे ज्यादा जो करेंसीज में से गिरा हुआ था वो ब्रिटिश पाउंड जो था वो गिरा हुआ था, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है कंसर्न आ गया है। उन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड्स के जो
बॉन्ड्स हैं वो बैंक ऑफ कनाडा ने खरीदे। हाँ जी, वो मेरी नेक्स्ट न्यूज़ वही है, मेरी वही नेक्स्ट न्यूज़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिटेल के अंदर ये खबर को कवर किया। उन्होंने कहा जी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ये जब अब IMF की जब इनको ऐसे वो आई है ना कि आप ये ना करें जो गलत कर रहे हैं, और इतनी बेतहाशा जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और तो इमरजेंसी इंटरवेंशन के तौर पे बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि गवर्नमेंट का सारा डेट हम खरीदने को तैयार हैं। वी आर बाइंग द यूके गवर्नमेंट्स डेट, हम खरीदेंगे ताकि जो मार्केट की, क्योंकि हुआ क्या था जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट्स की हैं टैक्स कट्स की और ये, और IMF की जब रिपोर्ट आई है उसके फौरन बाद मार्केट में क्या हुआ कि लोगों ने, मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई और बॉन्ड लोगों ने बेचना शुरू कर दिए। तो एकदम से जिस वक्त क्रैश जैसे ये होने के पास क्रैश हो गई, बल्कि तो बैंक ऑफ कनाडा ने कहा कि नहीं 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 ये हम करेंगे, क्योंकि इससे एक हफ्ता ही पहले बैंक ऑफ कनाडा कह चुका था कि अगर ये इस तरह से चलते रहे ये गवर्नमेंट, तो हमको अपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं नेक्स्ट स्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट ईयर 6% तक लेके जाने पड़ेंगे, जो कि अभी करंटली इस वक्त 2.25% के ऊपर हैं एट प्रेजेंट। तो ये कहा था बैंक ऑफ कनाडा ने, और उन्होंने कहा था कि ये मॉर्गेज जो है ये टर्मोइल में चला जाएगा, आपकी जो है मार्केट की और हालत खराब हो जाएगी, फाइनेंसेस आपके वर्स हो जाएंगे, और ये जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी और इसके अंदर स्पेंडिंग आ जाएगी, कोई क्रेडिट नहीं आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए बैंक ऑफ कनाडा ने कहा कि नहीं, हम ये जो है हम आपसे आपका डेट खरीद रहे हैं। लेकिन आज ये जो मैंने और माजिद भाई ने 4 महीने पहले बात की थी, आज बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है जी कि इंग्लैंड हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू रिसेशन। इंग्लैंड हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू रिसेशन। हाँ, दे जस्ट वोक अप। और 4 महीने पहले हमने कहा था कि अमेरिका में भी रिसेशन आएगा और उसका इफेक्ट कनाडा पे भी होएगा और यूरोप में भी आएगा। तो अब ये हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता आज इंग्लैंड के अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने कहा है, इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स ने तो कह ही दिया ना कि इंग्लैंड में रिसेशन आ गया। अमेरिका के अभी भी वो जरा ठंडे होके चल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि आएगा रिसेशन साल के आखिर में अमेरिका में। तो हमने पहले ही कह दिया था कि वहां पे भी आएगा और कनाडा में भी। कनाडा में तो भी बात ही नहीं रिसेशन की कर रहे ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज डेलॉइट्स की तरफ से उन्होंने कहा ना कि टेक्निकल रिसेशन, एंड दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड टेक्निकल रिसेशन। हाँ, तो हम ये 4 महीने पहले कह, शॉर्ट टर्म है कि टेक्निकल है कि नहीं है, रिसेशन है। ठीक है जी, ये हम पहले ही कह चुके थे। तो आज जनाब बैंक ऑफ कनाडा ने भी कहा है कि जनाब ये यहाँ पे ऑलरेडी द कंट्री हैज एंटर्ड इनटू रिसेशन। ये ऐसे वाशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, कल हमने आपको जैसे बताया था कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 के अंदर जो वो गैस वो देते हैं बाल्टिक सी से, रशिया जर्मनी को देता है और जर्मनी रेस्ट ऑफ द यूरोप को देता है, उसमें लीकेज आ गया था। तो आज यूरोपियन यूनियन ने कहा है, इनके जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि जी हम इसके ऊपर बड़े गौर से इस चीज़ को देख रहे हैं, ये कैसे हुई है लीक, क्योंकि कल ही यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि रशिया ने इसको सैबोटाज करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा जी वी आर डीपली कंसर्न कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 के अंदर ये कैसे इन्होंने किया है, और अगर आपको हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे जो है सर्दियाँ पास आ रही हैं और ये लीक्स जो थे आपके डिलिबरेट एक्ट था और आप हमको नहीं देना चाह रहे हैं और फुल क्लैरिटी हमको नहीं देना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था, तो हम इसको खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे और स्टेप अप करेंगे कि हम अपने एनर्जी के सोर्सेज किसी और से ले सकें। और अगर हमने देखा कि कोई आपने डिलिबरेटली गलत काम करने की कोशिश की है तो ये अटरली अनएक्सेप्टेबल है और इसके रिपरकशंस होंगे, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो हाँ जी, एक्शन ले, यानी की करोगे, रशिया पे हमला करोगे पयन क्या एक्शन क्या करेंगे, यानी रशिया आपको गैस दे रहा है, आप उसकी गैस रोक लेंगे क्या करोगे पहन, जरा दसो थे। उन्होंने कहा जी बहुत ही खतरनाक इसके जो है रिपरकशंस होंगे, हम भी बदला लेंगे इसका, तो अब पता नहीं क्या लेंगे, देखेंगे। CNN की जनाब आज एक रिपोर्ट है। CNN आपको पता ही है, कुछ अर्सा पहले, कोई 6 महीने पहले हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट एक आई थी कि अमेरिका जिधर जिधर जाता है वो सिर्फ जो है वो कहता है मैं जी टेररिस्टों को मार रहा हूँ, लेकिन वो टेररिस्टों को नहीं मारता, वो सिविलियंस को भी मारता है। और ये भी हमने पूरी रिपोर्ट आपके साथ की थी, जो कि बहुत ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया था, पता नहीं लिया भी है कि नहीं, बहरहाल कहा था हमने एक्शन लेना है। जो ये ऑस्ट्रेलियन जो फौजी जाते थे अंडर नेटो ये डिफरेंट इलाकों में कि जी टेररिस्टों को मार रहे हैं और सिविलियंस को मार के अपनी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है जी,
तो ये अमेरिका के सोल्जर्स के बारे में भी आया था कि ये लोग भी ये कुछ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये इतना ज्यादा शोर मचा था कि कांग्रेस ने एक प्रोब बिठाई थी, कांग्रेस ने ये बिठाई थी, एक मैंडेट किया था कि पेंटागन हर हाल में हमको रिपोर्ट देगा कि क्या ये जिधर जिधर जाते रहे हैं, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, क्या ये मारते रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है अभी हम आपको सुनाते हैं कि CNN की ये रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो पेंटागन ने आज रिपोर्ट दी है कांग्रेस को, और इसमें कहा है कि जी हमने कुछ लोग इधर उधर मारे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सैकड़ों के अंदर हैं। बहरहाल फिर भी दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये आज पेंटागन की रिपोर्ट आई है, और पेंटागन की ये रिपोर्ट ये कहती है जी कि 2021 में जब हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे तो उसमें हमने सिर्फ 12 सिविलियंस जो थे वो मारे थे, और ये हमसे गलती हो गई थी। बॉस्ट ऑपरेशन था, ड्रोन से हमने अटैक किया था काबुल के अंदर, तो अगस्त 29 में, और जो है जस्ट अबाउट 1 डे बिफोर यूएस फोर्सेस जो थी वो विड्रॉ कर रही थी अफगानिस्तान से। लेकिन वो जो ये बंदे मारे थे उनमें से 7 जो थे वो बच्चे थे। तो लोगों ने पूछा था कि भाई वो कितने बड़े टेररिस्ट थे जिनको तुमने मारा था। ओ जी हमसे गलती से हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, क्योंकि बाद में जो यूएस सेंट्रल कमांड के जो जनरल थे फ्रैंक मैकेंजी, उन्होंने बड़ा सॉरी बोला था और उन्होंने कहा था जी हो हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम उन फैमिलीज के साथ मिलकर काम करेंगे, अब हम उनको पैसे दे देंगे। यानी बच्चे तुझी मार देते हो ना दे हैं जी, ये कह के कि हम टेररिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। ड्रोन अटैक किया आपने, राइट, और आपने कहा जी हम टेररिस्टों के हाइड आउट के ऊपर कर रहे हैं, तो तुझी अन्य होए सो तो नजर नहीं सन आ रहे हो, बच्चे थे आम लोग हैं जी, मार के। अच्छा जी हम वो जनरल मैकेंजी ने कहा कि जी हम तो उनके साथ पैसे उनको दे देंगे और उनके साथ हम मिलके काम करेंगे, एंड वी आर वेरी सॉरी। बस वो एक जो 2 लफ्ज गोरों ने सीखा हुआ है ना, थैंक यू और सॉरी, बस उसके ऊपर ये जो है चल रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है वो कहती है हाँ इसके अलावा जो हमने और भी एरियल अटैक्स अफगानिस्तान में किए थे, तो जो जनवरी 8 को किया था हेरात में, उसमें सिर्फ 1 सिविलियन की डेथ हुई थी, और इसी तरह जो कंधार में अगस्त 11 को हमने अटैक किया था उसमें भी 1 ही सिविलियन की डेथ हुई थी। यानी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, और उसमें 1 सिविलियन मर रहा है, तो वो मर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा जी 2 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे कंधार के अंदर, और इसीलिए 2 जो थे वो हुए थे उसके अंदर दूसरे हेरात में और दूसरे इलाकों में। इसके अलावा जी जो सोमालिया के अंदर जो इनका जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी पेंटागन की आज रिपोर्ट कहती है कि जो हम ऑपरेशन सोमालिया में कर रहे थे टेररिस्टों के अगेंस्ट, उसमें सिर्फ 3 जो है सिविलियंस उनकी डेथ हुई थी। है जी, ऑपरेशन यानी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है पूरा, और सिर्फ 3 बंद जो है सिविलियंस जो हैं उनकी डेथ हुई थी जी जनवरी 1, 2021 को। अच्छा, डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो कहता है जी हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये जो है लोग फैमिलीज, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा दुख है उस चीज़ का, हमने उनको पैसे भी दिए हैं, उनकी हालत भी ठीक करने की कोशिश की है। मतलब पहले उन्होंने बंदे मार देते, फिर उन्होंने क्या पाया न पैसे ले लो हैं आई एम सॉरी। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा ये जो रिपोर्ट आई है पेंटागन की, ये कहती है जी कि जो इराक और सीरिया के अंदर भी जो 2021 में जो ऑपरेशंस चल रहे थे, तो इसमें सिर्फ जो है इराक में 6 सिविलियंस हमने मारे हैं, टोटल पूरे 2021 में 6 सिविलियंस मारे हैं, और जो है इसी तरह इराक में भी इसी तरह कोई मिले जुले थे, और 2020 में ज़्यादा मारे गए थे, वहाँ पे 23 सिविलियन मारा गया था। तो हाँ 2021 में ज़्यादा बंदे नहीं हमने मारे, तो हमने जो है बस 5-6 बंदे उधर जो हैं वो मारे हैं, और बाकी कोई 10-12 जो थे वो जख्मी हुए थे। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज पेंटागन की इस रिपोर्ट पे हंस रहे थे अमेरिका में, और वो कह रहे थे ये जोक जो है किसके साथ मना रहे हैं और ये किसको पागल बना रहे हैं, हमको पता नहीं है कि ये इनका तरीका क्या होता है। अन्यवाह ये जो है गोलियां चलाते हैं और पता तो इनको कुछ चल नहीं रहा होता सामने कौन है कौन नहीं है। आपको पता है माजिद भाई, एक पहले भी रिपोर्ट आई थी अफगानिस्तान के अंदर एक शादी हो रही थी, और ये कह रहे थे जी कि ये अफगानिस्तान का जो है वो टेररिस्टों का हाइड आउट है, और वो शादी चल रही थी, और शादी में कितने बंदे मार दिए थे इन्होंने, कोई पता नहीं 100-150 कौन सा था वो जी, वो फिर बाद में जी सॉरी बोल दिया। द वायर की एक स्टोरी है जी, और ये द वायर की स्टोरी जो है ये करण थापर साहब उनके जो सीनियर एडिटर हैं उन्होंने आज इंटरव्यू लिया है, 33 मिनट्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है ये। इन्होंने लिया है देबाशिश रॉय चौधरी साहब से, क्योंकि इनकी किताब आई है, बड़ी हाईली एक्लेम्ड बुक है, और इस बुक का नाम है टू किल अ डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म। तो बड़ी ही ये इनकी जो है यानी एक डेमोक्रेसी को डेस्पोटिक कंट्री कहना, इट्स अ ह्यूज थिंग राइट, इफ यू अंडरस्टैंड। तो वो ये इन्होंने इंटरव्यू लिया जी करण थापर साहब ने देबाशिश रॉय चौधरी साहब से, बहुत बड़े ल्यूमिनरी हैं इंडिया के, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेटेस्ट इनकी किताब अभी जो आई है टू किल अ डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म पे इन्होंने बात किया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है अब एक इलेक्टेड
डेमोक्रेसी नहीं रही है, इलेक्टेड डेस्पोटिज्म बन गया है। और मोदी जी जो हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, वो अब एक डेस्पोट बन गए हैं। लेकिन चौधरी साहब का कहना है कि ये सिर्फ इसके अंदर मोदी जी शामिल नहीं है, बहुत सारी हमारी जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स भी डेस्पोट बन गए हैं, जैसे कि हमारी दीदी ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव, बाबू राव जो हैं वो भी बन गए हैं। तो इनसे पूछा करण थापर ने कि आपको लगता है कि आप मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप आजादी से आप बाहर जाके आप जी सकेंगे? वो कहते हैं जी कि ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अब हिंदुस्तान हमको नहीं देता, और अगर मैं यहां से जिंदा बच के बाहर जाऊंगा तो मैं मोदी जी का जो है शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अब जो उनके खिलाफ बोलता है वो इस मुल्क में जी नहीं सकता है। तो अगर मुझे वो जीने देंगे और जाने देंगे तो नॉट अंडर के मेरा राइट है कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीली बोल सकता हूं, बल्कि ये डिपेंड करेगा ऑन द मर्सी ऑफ मोदी जी कि वो मेरे ऊपर मर्सी खाएंगे या नहीं खाएंगे। वो कहते हैं जी कि डेमोक्रेसी जो है उसकी 4 शक्लें होती हैं। उन 4 शक्लों में यह होता है कि आपकी हंगर के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और आपके लिए ह्यूमिलिएशन और वायलेंस के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। यानी कि जिस वक्त हंगर, ह्यूमिलिएशन और वायलेंस चल रही है तो उसमें लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सब चीजें नहीं चलेंगी। हम सबको एक तरह से आप गाइड करें और ट्रीट करें और हम सबको इक्वल समझा जाए। ऐसा नहीं कि कुछ को बड़े बड़े ठेके देके उनको अमीर किया जा रहा है और बाकी कौम जो है वो भूखा नंगा मर गई है। तो इस चीज के ऊपर आवाज उठानी जो है ये डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। और उन्होंने कहा जी डेमोक्रेसी का ये भी हिस्सा है कि अगर एक तरफ लोग जो हैं दुनिया में जाके इलाज करा रहे हैं या साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे जो है एक बाथरूम तक जो है वो नहीं ऑफर किया जा रहा है, तो हाइजीन ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और उन्होंने कहा जी कि पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर है उसके अंदर चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे दलित है, चाहे कोई ब्राह्मण है, इन सब की रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो वो कहने लगे जी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि बार बार आप मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं और नए बंदे ले आएं और आप कहें जी ओ हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर और भी बहुत कुछ आता है और वो अगर नहीं है तो फिर वो डेस्पोटिज्म है। तो ये इनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि डेमोक्रेसी जो है एक आइडियोलॉजी है और अगर वो आइडियोलॉजी मिसिंग है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं डेस्पोटिज्म है। अच्छा जनाब, ये अब हिंदुस्तान के अंदर कल ऐसी खबरें आई थी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको बैन कर दिया गया है और इसके बंदे जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको बोलते हैं। दिस इज नॉट टाडा, दिस इज यूएपीए। उसके अंडर जो है पकड़ा गया क्योंकि वो कहते हैं बैन किया क्योंकि वो कहते हैं जी कि इनके ताल्लुकात जो हैं आईसिस से हैं और इस तरह से है। और इनकी जो ऑफशूट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा इस बैन को कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मुल्क के अंदर जो है वो राइज की हुई है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बेताशा भड़क गई हैं इंडिया में। इंडिया में जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद जी, उन्होंने कहा जी कि हाँ बड़ी अच्छी बात है आपने इसको पीएफआई को बैन किया है, लेकिन आरएसएस वाले भी बहुत हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन करने की फिर जरूरत है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा है कि ठीक है बैन करना वैसे तो कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, और उन्होंने ये जो जेपी नड्डा जो बीजेपी के चीफ हैं उनको कहा, जैसे उन्होंने कहा था कि केरला जो है टेररिज्म का हॉटस्पॉट है, तो उन्होंने कहा जी केरला अगर हॉटस्पॉट है तो आरएसएस जो है उसको भी वो भी हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि वो भी जो है उनको भी जो आप जो रिटेलिएटरी किलिंग्स करते हैं उनकी भी आप जो है वो स्टॉप करें और वो जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो आइडियल्स हैं उनको आप बंद करें, क्योंकि आप ये हेट स्प्रेड कर रहे हैं और जितनी भी पॉलिटिक्स है उसको बुलडोज कर रहे हैं और जो हमारे सेक्युलर डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस हैं इंडिया के उनको आप हिला रहे हैं, तो इनको खत्म करने की जरूरत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस जो हैं जयराम रमेश जो हैं उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जो है वो हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के काम
खिलाफ काम करती रहेगी, लेकिन कम्युनलिज्म फैलाना जो है वो ठीक नहीं है। हम हमेशा फाइट करेंगे आइडियोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जो कि रिलीजन को अब्यूज करती हैं। तो हर किसी को एक तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हेट्रेड फैला रहा है या कि इसके ताल्लुकात कुछ हैं, दूसरे जिनके के ताल्लुकात जो हैं वो भी कम्युनलिज्म के साथ हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद करने की जरूरत है और इसके अंदर प्रेजुडिस दिखाने की जरूरत नहीं है। जो हेट और बिगटरी दिखा रहा है उसको बंद और बैन करने की जरूरत है। इसी तरह सीनियर कांग्रेस लीडर जो और केरला के फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं रमेश चिंथेले, उन्होंने भी कहा है कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने PAI को जो है वो किया है, बैन किया है, लेकिन फिर आप RSS को भी करें क्योंकि वो भी केरला के अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड फैला रही है। AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन कुरैशी साहब, वो कहते हैं वैसे तो मैं PFI के अप्रोच को पसंद नहीं करता था, लेकिन आपने उस मौके पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है जब मुसलमान अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है हिंदुस्तान में और उसके केसेस जो हैं कोर्ट में सुने नहीं जा रहे और मुसलमानों को हिंदुस्तान में जस्टिस नहीं दी जा रही। तो मुसलमान जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो आप फैशिज्म चला रहे हैं इसको बंद करें, क्योंकि कोई भी मुस्लिम यूथ जो है वो अब उसके दिल में ये है कि ये शायद हमको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा और हम जो है प्रॉपर नहीं है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को UAPA के अंडर बैन करना जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंडर ठीक नहीं है, क्योंकि ये लॉज जो है सिर्फ टेररिस्टों के खिलाफ जो है यूज करने की जरूरत है। अच्छा जनाब, ये अब जो है पाकिस्तान के अंदर तो एक नया ही कट्टा खुल गया हुआ है। वो रोज़ कोई ना कोई एक ऑडियो और वीडियो आ जाती है और वो ऑडियो लीक होती है। आपको पता ही, हमने कल आपको बताया था और परसों भी कि जी एक वो शहबाज शरीफ साहब की और उनकी सारी PMLN की ऑडियोज़ आई हैं। अब एक ऑडियो क्लिप जो है जो लीक हुआ है वो जो है इमरान खान साहब के और उनके जो उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनके बीच में है। तो उसके बीच में वो वही बात कर रहे हैं सारी कि ये जो है इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वो एक रिटर्न एक वो रिक्वेस्ट आई है और अब डिमार्श भी ये किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कुरैशी को और फॉरेन सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए और मैं, तुम और कुरैशी और सुहेल जो हैं, हम लोग जो हैं इस चीज़ को सामने लाएंगे और इसको ये जो एंड है इसका इसी तरह हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। आज़म जो हैं वो इसमें एग्री कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वी विल कॉल दिस पार्ट ऑफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, के मुझे हटाया जाए इसमें से, तो लेकिन इसको पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए, इसको ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। आज़म साहब फिर कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है आज इमरान खान साहब की और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान उनके आई है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जब ये आई है तो बड़ा शोर मचा। इमरान खान साहब बड़ी देर से चुप बैठे हुए थे। इमरान खान साहब से आज पूछ ही लिया गया, उन्होंने कहा जी आप बताएं साइफर और डिमार्श के बारे में ये क्या चक्कर है। इमरान खान साहब ने कहा है कि बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो हमने ये लीक की नहीं है क्योंकि हम करना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि उस ऑडियो में भी आप सुन सकते हैं जो लीक हुई है उसमें मैं कह रहा हूं कि ये लीक ना करें बात, ये लेट्स कीप इट अमंगस्ट आवरसेल्व्स, ये नहीं बताने की जरूरत है। तो इसको जो लीक किया है इसको लीक शहबाज शरीफ साहब ने किया, लेकिन अब मैं कहता हूं बहुत अच्छा ही किया कि इन्होंने लीक किया है, क्योंकि अब जब ये इसकी पूरी चीज लीक करेंगे तो हमारा जो हम जो कह रहे थे बार बार के फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इसके अंदर शामिल है और ये जो साइफर आया है, तो अब ये सारी बात लोगों के सामने आनी ही चाहिए। तो ना सिर्फ इमरान खान साहब ने बल्कि इनकी पार्टी PTI ने भी इसको एंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि साइफर जो आया है उसको एक तो इमरान खान साहब को वैसे दिखाया नहीं गया था और हमारे साथ जो है उसको किया भी नहीं गया था, शेयर भी नहीं किया गया था, और हम पहले ही कह रहे थे कि एक डिमार्श आएगी और आई थी और उसके अंदर जो थी कॉन्स्पिरेसी थी और ख़ास तौर पे कहा गया था कि इस बंदे को हटाएं आप अगर आप चाहते हैं आप। तो वो PTI ने कहा है कि अब ये अगर ये चीज़ आई गई है तो अब पूरी आ जानी चाहिए ताकि सबको पता चले कि असल में क्या है। हमारे जो IT मिनिस्टर हैं जी सैयद अमीनुल हक साहब, उनकी मुलाकात रोमानिया के अंदर जो मेटा है जो कि ये फेसबुक चलाते हैं, मेटा का जो डेलीगेशन है उसके साथ हुई है। इसके अंदर हक साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर आपका एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 220 मिलियन का मुल्क है और 45 मिलियन जो हैं इसके यूजर्स हैं फेसबुक के, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएट कम्युनिकेशंस विद यूजर्स के लिए आप एक उधर ऑफिस खोलें। तो जो फेसबुक का जो डेलीगेशन था ये मेटा का, उन्होंने भी कहा कि यस बिल्कुल हम अपना ऑफिस वहाँ पे मेटावेयर का खोलना चाहते हैं, मेटावर्स का खोलना चाहते हैं, और इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, और उन्होंने हिंट दिया कि शायद आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को विजिट भी कर सकते हैं।
ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक आज जो मिलिट्री की टॉप ब्रास थी उनको चेयर कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं कमर बाजवा साहब, और वो यहाँ पे ये जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में हो रही थी। और इसमें इन्होंने 251st कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसके के अंदर कमर बाजवा साहब ने कहा कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हालात पे और ये जो टेररिज्म फिर से सर उठा रहा है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मिलिट्री की तारीफ़ की कि जो फ्लड की सिचुएशन में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन में और हेल्प में करते रहें, लेकिन एट द सेम टाइम विजिलेंट रहें। ये जो सारी टेररिज्म की जो हरकतें अब होना शुरू हो गई हैं, और रेस्टोर करें उन इलाकों में जाके नॉर्मलसी जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स जो है उसने तूफ़ान मचाया है। तो ये बात हुई आज कराची के सदर एरिया में जी, जो है फिर से जो चाइनीज़ हैं सिटीजन्स उनके ऊपर शूटिंग की गई। उसकी वजह से एक जो है उसकी चाइनीज़ नेशनल की डेथ हो गई, दो जो हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको रश किया गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो इंजर्ड हैं क्योंकि उनके पेट में गोलियां मारी गई थी। एक आदमी जो था जिसने जो अपने 30s में, जिसको बताया जाता है पुलिस कहती है ट्राउजर्स में और ब्लू शर्ट में था, ये डेंटल क्लिनिक है एक कराची के सदर एरिया में, उसमें एज अ पेशेंट बन के आया और फिर उसने जो है शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें कि जो है वो 3 चाइनीज़ जो हैं वो, एक की तो डेथ हो गई और 2 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस अब कह रही है कि हम उस आदमी की तलाश में हैं। तो जाहिर है ये चाइनीज़ को मारते रहेंगे तो चाइनीज़ का तो फिर मतलब है वो सोचेंगे कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखनी है कि नहीं। तो ये तो अब सोचें आप खुद ही। आज जनाब लता मंगेशकर जो हैं उनकी 93rd बर्थ एनिवर्सरी, अगर वो ज़िंदा होती तो वो आज मनाती। और इस मौके पे अनिल कपूर साहब ने इंस्टाग्राम पे एक बड़ा ही प्यारा जो है वो अपना एक क्लिप उनके साथ जो है वो शेयर किया है लोगों के साथ, और वो कहते हैं जी कि मेरी कॉन्वर्सेशन जो है वो एक नोट है, इनका वॉइस नोट है जो कि उन्होंने शेयर किया लोगों के साथ, जिसमें कि लता जी इनको कह रही हैं कि मैं आपको काम को बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपकी फिल्में देखती हूँ जिसमें आप काम करते हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहें, ब्लेस्ड रहें, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो आज ये बड़े नॉस्टैल्जिक थे और उनको याद कर रहे थे अपनी लता दीदी को। एंड जनाब अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो उनकी आने वाली फिल्म है उसका आज पोस्टर एक जो है वो किया है शेयर, और ये फिल्म जो है दृश्यम 2 है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अजय देवगन जो है अपनी कमर के साथ खड़ा हुआ है और पीछे इसने शवल पकड़ा हुआ है। इसके साथ फैमिली के दूसरे भी बंदे हैं, एक और बच्ची है जिसने के डिस्क पकड़ी है, दूसरी ने एक डंडा सा पकड़ा हुआ है, और शायद साथ में बेगम है। तो पहली फिल्म के अंदर तो श्रिया थी, और अब ये पता नहीं है कि अब ये इस फिल्म में इनके साथ कौन है। बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये फिल्म जो है नवंबर 18 को रिलीज होएगी, लेकिन अक्टूबर 2 और 3 को क्या हुआ था याद आया? आज इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा अजय देवगन से, तो उन्होंने कहा कि विजय सोलंकी इज बैक विद हिज फैमिली, तो कल का इंतजार करो, इन्होंने ऐसे कहा। तो अब ये कल जो है और ज़्यादा इसके ऊपर जो हैं टीजर्स वगैरह, अब टीजर ये आज तो पोस्टर था, कल टीजर जो है ये इसका रिलीज करेंगे। एंड जनाब रिचा चड्ढा और अलई फैसल, बहुत अरसे से उनकी आ रही थी बातें कि शायद शादी करेंगे 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 करेंगे, तो आज उनको मुंबई एयरपोर्ट पे देखा गया। रिचा चड्ढा जो थी उन्होंने येलो कलर का आउटफिट और ग्लासेस पहने हुए थे और रेड हैंडबैग पकड़ा हुआ था, और उनके साथ अली फजल जो थे उन्होंने वाइट टी शर्ट और बेज सा ट्राउजर्स और ब्लू इन्होंने जैकेट पहनी हुई थी और रेड कैप पहना हुआ था। तो इनसे जब पूछा गया कि आप मुंबई एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, तो वो कहने लगे कि हम दुबई जा रहे हैं अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू करने के लिए। इन्होंने कैमरामैन जो है उनके ऊपर किया, तो अब ये कंफर्म हो गया कि अब इनकी शादी जो है जल्दी ही है। तो वो या तो वहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या वहाँ पे कुछ और वाकई फेस्टिविटीज अपनी शुरू करना चाहते हैं और फिर वापस दिल्ली या मुंबई आएंगे। Is she older than him? शायद में भी क्योंकि आजकल सारी बड़ी बड़ी छोटे छोटे से शादी कर रही हैं। अच्छा, ये ट्रेंड है मजद भाई, ठीक हो गया जी। और जनाब कनाडा के अंदर जो है ये साउथ इंडियन जो फिल्में हैं उनको बहुत अरसे से बहुत थ्रेट मिल रहे थे, तो अब जो ये मणि रत्नम की नई फिल्म आने वाली है पोन्नियिन सेल्वन 1, उसको भी बहुत ज़्यादा जो है ये अब इस तरह थ्रेट जो है उसका है जो सामना है। थिएटर ओनर्स जो हैं हैमिल्टन, किचनर और लंदन में, उनको थ्रेट्स मिले हैं जो कि उन्होंने ईमेल्स अपनी शो की हैं कि जिसको ईमेल्स के थ्रू इनको आए हैं कि KW टॉकीज जो कि ये ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं पोन्नियिन सेल्वन 1 के कनाडा के अंदर, उनको कहा गया है कि अगर तुमने ये फिल्म अपनी यहाँ पे कनाडा के अंदर रिलीज की तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर किया जाएगा, तुम्हारी स्क्रीन्स फाड़ी जाएंगी और इलाके में टॉक्सिक भी छोड़ा जाएगा। इससे पहले भी
लास्ट नवंबर में दिलकेर सलमान की जो मलयालम फिल्म कुरुप आई थी उसके ऊपर भी बड़े अटैक्स हुए थे मूवीज स्क्रीन्स पे, और 2 सिनेप्लेक्स के जो रिचमंड हिल और ओकविल में स्क्रीन्स थी उनको स्लैश किया गया था और 4 और को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया गया था। तो अब ये इंडियन जो हैं साउथ के फिल्म मेकर्स वो अब कह रहे हैं इनको जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ दिस, हमको जो है वो दें, क्योंकि ये जो फिल्म आ रही है ना जनाब, ये पन्नीविन सेल्वन, इसके अंदर आपको ऐश्वर्या रॉय भी नजर आएंगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो ऐसे है, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारे जो फास्ट बॉलर नसीम शाह जो है, हमारा मुन्ना जो है, हमारा बेबी जो है, वो जो है वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया था, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के 5th T20 मैच में भी वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल सके। कल रात को उनको कोई पेट में दर्द या कहीं और हुई थी तो उनको हॉस्पिटल में लेकर गए थे क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी, और लेकिन अब तो ही इज़ फीलिंग बेटर, अब तो वो नज़र लगी इस बच्चे को। यस, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें पता नहीं है कि बाकी के मैचेस में भी ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन जाहिर है कि इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट, जो पीसीबी का मेडिकल पैनल है वो देखेगा, रिव्यू करेगा, अगर ये खेल सका तो इसको खिलाएंगे, वरना अदरवाइज इसको रेस्ट देंगे। तो सैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन आप समझ रहे हैं आज के मैच नहीं, आज के मैचों के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के बारे में है। और उनकी जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, वो जो थी आज इंटरव्यू दे रही थी और वो कह रही थी कि जो अब अपकमिंग विमेंस T20 एशिया कप जो है उसमें शायद हमारी टीम के पास चांस है कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान की टीम जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अर्लियर दिस ईयर खेलने के लिए गई थी तो उसमें पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट का बहुत ही बुरा प्रदर्शन था, क्योंकि पाकिस्तान अपने तीनों जो ग्रुप के मैचेस थे अगेंस्ट बारबाडोस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो जुलाई और अगस्त के बीच में चल रहे थे, वो हार गए थे। और उसके बाद जो है अब इन्होंने कहा है जी कि ये जो सिलेट में बांग्लादेश में जो मैच है वो इनका मलेशिया के अगेंस्ट है, तो वो समझती हैं कि वो अच्छा उनकी टीम परफॉर्म कर सकती है। और इससे पहले जो है टीम 10 डे प्रेपरेशन कैंप जो लाहौर में लगा था उसमें ये तैयारियां कर रहे थे। तो बिस्मा मारूफ का कहना है कि हो सकता है इस दफ़ा हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। गुड।